ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੋਈ ਦੇਖਦੇ ਉम्मीद हैगी है या वही सरकार होगी तो फिर तो देश का पता नहीं की होगा। एक ही शेयर मिला है जी हिंदुस्तान में, उसके नाम पे है। अगला बंदा काम सही कर रहा है देश के लिए, सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी है जी, जो भी है पब्लिक के लिए काम अच्छे हो रहे हैं। बहुत जी महंगाई इतनी है, क्या करें, कांग्रेस को देने जा रहे हैं वो। जो पहले सिलेंडर 450 का था अब 900 रुपये का हो गया, ये 1800 का ना हो इस करके कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और मोदी ने तो इतनी महंगाई कर रखी है, उसकी तो हद नहीं है। बेरोजगारी तो सबसे बड़ा मुद्दा ही है। 10 साल के अंदर आज तक कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ सरकार से, सिर्फ बेरोजगारी है, उसके अलावा तो कोई चीज़ पैदा नहीं हुई ना। जो इनके झूठे प्रोमिसेस थे मोदी सरकार के, उसके कारण जिन्होंने नहीं भी वोट डालनी थी वो भी सब मतलब वोट डाल रहे हैं आके पब्लिकली। जिनके घर नहीं है उनको घर मिलने चाहिए। बहुत किराएदार बहुत परेशान है, अपनी जिंदगी तो बहुत ज़्यादा, उतनी आमदन नहीं जितने किराए बढ़ा दिए लोगों ने। बहुत मिडिल क्लास बहुत परेशान है। कांग्रेस अब भाजपा लो। दोस्तों नमस्कार, ए न्यूज़ ऑफिस पर आपका स्वागत है और मैं हूं नीरज अधिकारी। चंडीगढ़ लोकसभा सीट पर वोटिंग के लिए अब सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, लेकिन चंडीगढ़ के चुनाव की हवा किस तरफ जा रही है इसका अंदाजा लगाने में इस बार चुनावी पंडितों के भी पसीने छूट गए हैं। इस बीच चंडीगढ़ ट्राई सिटी के शहर पंचकूला में आज अंबाला लोकसभा सीट के लिए वोटिंग हुई। चूंकि पंचकूला चंडीगढ़ से बिल्कुल सटा हुआ है, इसलिए यहाँ की चुनावी हवा का असर चंडीगढ़ पर भी पड़ता है। ऐसे में पंचकूला में आज वोट डालने के लिए पोलिंग बूथों पर पहुंचे लोगों से हमने बात करके जानने की कोशिश की कि पंचकूला के लोगों ने किन मुद्दों पर वोट डाला है। तो लोगों का जवाब आपको सुनाऊं उससे पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके स्वस्थ पत्रकारिता को अपना समर्थन जरूर दें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपको मिल सके। तो अब सुनिए आज पंचकूला के लोगों ने किन मुद्दों पर वोट डाला है। की मुद्दा चलता बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, ठीक है। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ है ਉਹਨੇ तो कुछ ਕੀਤਾ नहीं आज तक। नवी सरकार तो कोई देखते उम्मीद हैगी है या वही सरकार होगी तो फिर तो देश का पता नहीं की होगा। बहुत जी महंगाई इतनी है, क्या करें, कांग्रेस को देने जा रहे हैं वो। इस बार किस मुद्दे पे वोट डाला आपने? मुद्दे तो देखो जी तकरीबन गरीबी के हक में है जी। हम तो जो पहले सिलेंडर 450 का था अब 900 रुपये का हो गया, ये 1800 का ना हो इस करके कांग्रेस को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया तरक्की करे मतलब, और बाकी जनरल पब्लिक को फ़ायदा होना चाहिए, मिडिल क्लास को खास करके सोचना चाहिए मिडिल क्लास के बारे में। तो बच्चों की एजुकेशन अच्छी होनी चाहिए। वोट किसी मुद्दे पे नहीं डाल के आया हूँ, बस सिर्फ ये है कि हमने वोट अपना व्यर्थ नहीं देना है, वोट हमने डाल के आना है। महंगाई मुद्दे पर वोट डाला है। महंगाई से बहुत परेशान। महंगाई से बहुत ज़्यादा परेशान है, आज से ज़्यादा परेशान है। ना रोजगार है, ना काम है, ना धंधा है, सब चौपट हो गया है। महंगाई ने इसने बुरा हाल कर दिया है। हम तो भाई जो महंगाई हो रही है उसके और जो गरीबों को सताया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए, इसीलिए हमने वोट डाल लिया है, ठीक है। और अब की बार तो कांग्रेस सरकार ही आनी चाहिए जहाँ तक उम्मीद है, ठीक है। और मोदी ने तो इतनी महंगाई कर रखी है, उसकी तो हद नहीं है। उसको तो अगर मुझे मिल जाए मैं तो उसको उसके मुंह पे, मैं तो ऐसी भाषा नहीं बोलते। मैं तो बोलूँगी सर जी। महंगाई बढ़ते जा रही है दिनों पे दिन, आम आदमी की जेब में कुछ बच नहीं रहा सर, सैलरी भी कुछ नहीं मिलती है, गरीब आदमी मारा जा रहा है। जैसे हस्बैंड की कोविड में डेथ हो गई थी, हमें पता हम अपना घर कैसे चला रहे हैं, और बच्चे भी स्टडी वाले हैं, कोई ऐसे ही तो है नहीं, बस चल रहा है। गवर्नमेंट ने क्या करना, उन्होंने अपना काम करना। हमारे कहने से ना कोई कम हो रही है, महंगाई तो बढ़ती जा रही है। उन्होंने अपनी जगह स्टिल रहना है ना, हमारे कहने का कोई यूज़ तो है ही नहीं, तो हमारे लिए तो सारे एक जैसे हैं। फिर 10 साल के अंदर आज तक कोई रोजगार पैदा नहीं हुआ सरकार से, सिर्फ बेरोजगारी है, उसके अलावा तो कोई चीज़ पैदा नहीं हुई ना। बस सबको नौकरियां हो, जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उनको नौकरी मिलनी चाहिए। घूम रहे हैं, आपके धक्के खा रहे हैं, कोई जॉब नहीं है, बस ये है कि जी भी वोट डालो, वोट डालो, मोदी को वोट दो। क्या दो मोदी को वोट, कुछ हो तो रहा नहीं ना। अगर मोदी साहब कहते भी हमें वोट डालो, हमें तो बिना पूछे वोट डलती, मगर आप ये तो बताओ आपने किया क्या आज तक?
ना तो किसी पब्लिक में कोई बच्चे को किसी को कोई सपोर्ट हुई, ना आपका किसी तरीके का कोई पार्टी का कोई बेनिफिट हुआ किसी को। बेरोजगार घूम रहे हैं, उनके लिए भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, सबकी हेल्प करें, लोग सबकी हेल्प करें, ठीक है ना। और ये जो लेडीज़ के लिए इनकी सुरक्षा का खास ध्यान रखें। जो हमारे देश की जो डेमोक्रेसी है जो ख़त्म होती जा रही है, उसकी वजह से सबसे पहले एक ये वजह है, और बेरोज़गारी जो सबसे बड़ी वजह है हमारे देश की। और जो इनके बोलूँगा मैं, वैसे खुल के बोलना चाहूँगा, वोटर हूँ मैं, कि जो इनके झूठे प्रॉमिसेस थे मोदी सरकार के, उसके कारण जिन्होंने नहीं भी वोट डालनी थी वो भी सब मतलब वोट डाल रहे हैं आके पब्लिकली बहुत ज़्यादा। जैसे पहले की उससे आज के ज़्यादा वोट डल रही है, क्योंकि सब चाह रहे हैं कि चेंज आए। डेमोक्रेसी तो इन्होंने सर मोस्टली ख़त्म ही कर दी। ये चाहते हैं कि वन मैन शो रहे और कुछ हो ही ना। तो ये वजह है मेरे हिसाब से। जो महंगाई आप देख लो, सबसे पहले जो डेली नीड की चीज़ें हैं, डेली नीड जो रोज़ की ज़रूरतें हैं हमारी, लाइक पेट्रोल डीजल जो हमें रोज़ ज़रूरत पड़ती है, और घर के लिए गैस देख लो आप, जो लेडीज़ की ज़रूरत है, हमारी फैमिली की ज़रूरत है। आप देखो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे वो क्या प्राइस था और आज क्या प्राइस है। स्मृति ईरानी जी हमारी जो उस टाइम सिलेंडर लेके बैठती थी, आपने देखा होगा 2014 से पहले, आज वो मेरे हिसाब से दिख नहीं रही वो कहाँ पे हैं, और ना उनके पास कोई शब्द है, ना कोई रिप्लाई है इस चीज़ का। तो बीजेपी सरकार के पास खुद ही अपने लिए कुछ है ही नहीं बोलने को। आज के टाइम में अगर वो वोट मांगते हैं, वोट मांगने के लिए उनके पास अपनी उपलब्धियां क्या है वो होनी चाहिए, वो तो उनके पास है ही नहीं। वो आज क्या कर रहे हैं? मैं चलो सारी धर्मां दा सत्कार करते हैं, असी सारे धर्मों के मानते हैं हम, मैं भी हिंदू हूँ, सब मानते हैं हम। पर जो प्रैक्टिकल चीज़ है, जो हमारी ज़रूरत की चीज़ है, अब मंदिर में हम माथा टेकेंगे जाके, सब कुछ ठीक है, पर जो ज़रूरत की चीज़ है, बेरोज़गारी है, अगर काम नहीं होगा तो मंदिर में जाके भी मैं क्या करूँगा? अगर मेरे पास नौकरी नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो काम तो प्रैक्टिकल चीज़ तो प्रैक्टिकल है ना। महंगाई तो कम होनी चाहिए, मेन तो यही मुद्दा है जी। गरीबों को सोच होनी चाहिए भैया, और जिनके घर नहीं उनको घर मिलने चाहिए। बहुत किराएदार बहुत परेशान है, अपनी ज़िंदगी तो बहुत ज़्यादा, उतनी आमदन नहीं जितने किराए बढ़ा दिए लोगों ने। बहुत मिडिल क्लास बहुत परेशान है। तो यही मुद्दा है महंगाई का, और तो कोई खास मुद्दा नहीं है। मेन तो महंगाई कम होनी चाहिए, किराए का आमदन, चलो किराए का नहीं, मेन महंगाई का मुद्दा कम होना चाहिए। हाँ जी, वही चीज़ें है जी। सिलेंडरों के जैसे रेट बढ़ गया, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, जीएसटी वगैरह, ये चीज़ें थोड़ी सी कम होनी चाहिए। एक ही शेयर मिला है जी हिंदुस्तान में, उसके नाम पे है। काम सही कर रहा है देश के लिए, सिक्योरिटी देश की सिक्योरिटी है जी। जो भी है पब्लिक के लिए काम अच्छे हो रहे हैं। Hey there, it's Meenakshi Dutt. Whether it's perfecting your makeup skills, getting that flawless bridal look, or indulging in luxury treatments, MDM is here for you. Visit us in Sector 35 Chandigarh or Sector 20 Panchkulla. Book your appointment today. अब बात करते हैं चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ में 1 जून को वोट डाले जाएंगे। 10 साल बाद यहाँ भारतीय जनता पार्टी का सीधा मुकाबला कांग्रेस से हो रहा है। हालांकि कांग्रेस प्रत्याशी मनीष तिवारी आम आदमी पार्टी और समाजवादी पार्टी का समर्थन मिलने से इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार कहे जा रहे हैं, लेकिन चुनाव प्रचार में आम आदमी पार्टी की प्रभावी उपस्थिति अभी तक सिर्फ कुछ एक मौकों पर देखी गई है। ऐसे में कांग्रेस के भीतर टिकट बंटवारे के असंतोष से जूझते हुए मनीष तिवारी ने अपने चुनाव का जो टेम्पो बनाया है वो भाजपा को कड़ी चुनौती देता तो दिख रहा है। लेकिन अभी तक न तो कांग्रेस भाजपा पर बढ़त बना पा रही है और न भाजपा कांग्रेस पर हावी होती दिखी है। कांग्रेस भाजपा को स्थानीय मुद्दों पर घेरने में लगी है, क्योंकि पिछले 10 साल चंडीगढ़ में सांसद भाजपा का था, लेकिन लोगों से जुड़े कई स्थानीय मुद्दे जो कि त्यों खड़े हैं। मनीष तिवारी भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन को स्थानीय मुद्दों पर किसी भी निष्पक्ष मंच पर खुली बहस करने की चुनौती लगातार दे रहे हैं। साथ ही स्थानीय मुद्दों पर भाजपा को अपना घोषणा पत्र
चंडीगढ़ के सामने रखने का भी चैलेंज दे रहे हैं। लेकिन भाजपा वोटिंग के लिए 6 दिन शेष रहते भी न तो स्थानीय मुद्दों पर अपना घोषणा पत्र जारी कर पाई है और न ही स्थानीय मुद्दों को छूने की कोशिश कर रही है। भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन विभिन्न वर्गों का समर्थन लेने के लिए उनके बीच जाते हैं तो जीतने के बाद उनकी समस्याएं हल कराने का आश्वासन जरूर दे रहे हैं। लेकिन भाजपा का पूरा चुनाव प्रचार राष्ट्रवाद, हिंदुत्व और मोदी सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित है। साथ ही भाजपा के निशाने पर रहता है आम आदमी पार्टी से कांग्रेस का गठबंधन और मनीष तिवारी द्वारा तीसरी बार अपना चुनाव क्षेत्र बदलकर चंडीगढ़ से चुनाव लड़ना। ऐसे में चंडीगढ़ का आम वोटर समझ नहीं पा रहा है कि इस बार वो नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए भाजपा की तरफ रुख करे या स्थानीय मुद्दों के हल के लिए कांग्रेस का चुनाव करे। इस बीच भाजपा और कांग्रेस में स्टार प्रचारकों को चंडीगढ़ बुलाने की होड़ मची है। भाजपा की तरफ से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जनसभाएं चंडीगढ़ में हो चुकी हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समय मिलने का इंतजार है, जबकि कांग्रेस की तरफ से चंडीगढ़ में पहली बड़ी रैली कल शाम को 3 बजे सेक्टर 27 के रामलीला मैदान में होगी, जिसे प्रियंका गांधी संबोधित करेंगी। ये वही रामलीला मैदान है जहां भाजपा ने जेपी नड्डा की रैली करके अपने चुनाव प्रचार का शंखनाद किया था। अब कांग्रेस भी यहीं से प्रियंका गांधी की रैली के जरिए अपने चुनाव प्रचार को चरम पर ले जाने की तैयारी कर रही है। उससे पहले कल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद जयराम रमेश ने चंडीगढ़ के इंटेलेक्चुअल वर्ग के साथ चुनावी मीटिंग की। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला भी चंडीगढ़ आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस में काला कपड़ा लेकर खड़े हो गए। शहजाद पूनावाला खुद भी काले कपड़े पहनकर पहुंचे थे और काला कपड़ा लेकर क्यों खड़े हुए ये देखिए। और आपने नोटिस किया होगा कि आज मैंने काले कपड़े भी पहने हैं। ये काले कपड़े और ये काला कपड़ा लेकर मैं इसलिए आया हूँ क्योंकि जिस प्रकार से एक तालिबानी फतवा जारी करके भगवंत मान जी की सरकार ने अजीत समाचार ग्रुप पर एक हमला किया है और जिस प्रकार से डॉक्टर हमदर्द पर एक झूठा केस और एफआईआर किया गया है, उसके विरोध में मैं चाहता हूं कि हम 1 मिनट के लिए सभी लोग मंच पर उठें और ये हमारा विरोध जो है इसको आप प्रकट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, जो ये एफआईआर की गई है, शुरुआत में मैं कहना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से हम देख रहे हैं कि अजीत समाचार ग्रुप पर किस प्रकार से उन पर प्रताड़ना की जा रही है, किस प्रकार से उनको धमकाया जा रहा है, किस प्रकार से एडवर्टीजमेंट बंद कर दी गई है। और ये केवल इसलिए क्योंकि पंजाब की आम आदमी पार्टी की जो सरकार है उसके भ्रष्टाचार, उनकी जो कारगुजारियां हैं, उन्होंने जिस प्रकार से नशे के माफिया को जिस प्रकार से समर्थन दिया हुआ है और जैसे कानून व्यवस्था वहां पर चरमराई हुई है, इसके खिलाफ लिखने पर और इसके खिलाफ आवाज़ उठाने पर आज उन्हें इनाम के रूप में एक एफआईआर सामने मिला है। तो ये इमरजेंसी मानसिकता का एक परिचायक है, जो इमरजेंसी मानसिकता हमने इंदिरा गांधी जी की भी देखी थी। विडंबना की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के ही चन्नी जी, उन्होंने इस पर ट्वीट किया है। उन्होंने तो आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार, भगवंत मान जी की सरकार को तानाशाही सरकार कहते हुए आज वो जालंधर में 5:30 बजे प्रदर्शन करने वाले हैं। परंतु जो चंडीगढ़ के कांग्रेस के प्रत्याशी है, जो पूर्व में सूचना प्रसारण मंत्री रहे, आईएनबी मिनिस्टर रहे हैं, जो लंबे लंबे लेक्चर चंडीगढ़ में और पूरे देश दुनिया में संविधान बचाओ के, लोकतंत्र बचाओ, फ्रीडम ऑफ स्पीच बचाओ के देते हैं। 2-4 दिन पहले आप उनका अगर एक्स हैंडल देखेंगे, ट्विटर का हैंडल देखेंगे,
तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पर वो अपना ज्ञान दे रहे थे। तो मुझे लगता है कि कम से कम आज ये बड़ा अच्छा होगा। इससे बाद आप लोग शायद कांग्रेस दफ्तर भी जाने वाले हैं, वहाँ पर भी एक और ज्ञानी जयराम रमेश जी आने वाले हैं, तो उनसे जरा पूछिएगा कि अजीत समाचार पर जो एफआईआर की गई है, जो उनकी प्रताड़ना की जा रही है, वो उस विषय में क्या राय रखते हैं, और यदि लोकतंत्र को बचाने के लिए ये लोग सारे इंडिया अलायंस वाले एक हुए हैं, तो ये इंडिया अलायंस के ही सदस्य आम आदमी पार्टी अगर लोकतंत्र पर हमला कर रही है, एक मीडिया जो चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का, उस पर हमला कर रही है, तो उनको साथ में लेकर ये लोकतंत्र बचाने का ढोंग कैसे किया जा रहा है। और जो चन्नी जी ने बयान दिया है, क्या कांग्रेस पार्टी चन्नी जी के बयान के साथ इत्तेफाक रखती है, या कांग्रेस पार्टी दिल्ली में जो इनके साथ दोस्ती की हुई है उसके साथ इत्तेफाक रखती है। इस बीच आज चंडीगढ़ में एक वीडियो अचानक वायरल हुआ है। इस वीडियो में बोल रहे लोग भाजपा उम्मीदवार संजय टंडन की रैली में भीड़ जुटाने के लिए धमकियां दिए जाने के आरोप लगा रहे हैं। हालांकि हम इस वीडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन भाजपा के जिस वरिष्ठ नेता अनिल दुबे पर इसमें आरोप लगाए जा रहे हैं, हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उनसे हमारा संपर्क नहीं हो पाया। हमारा संपर्क अनिल दुबे से जैसे ही होगा और वो अपना पक्ष रखना चाहेंगे तो हम उनका पक्ष भी आपको जरूर सुनाएंगे। अभी आप ये वायरल वीडियो देखिए। मेरा नाम रणदीप कुमार है और मैं संजय लेबर कॉलोनी में रहता हूँ। जैसे आज रिसेंटली सुबह ही है, जैसे आज मैं उठा हूँ तो मैंने देखा कि जो यहाँ पे बीजेपी का रैली हुआ था जिसमें संजय टंडन जी शामिल थे, और दूसरा सेकेंडली जो हमारे पार्षद है मिस्टर अनिल दुबे और भी उनकी फैमिली थी, जो बिमला दुबे जो यहाँ की पार्षद है, वो यहाँ पे आए और उन्होंने जैसे ही हमारे पर जो फोर्सफुली हमें कहते हैं कि बीजेपी की रैली में शामिल हो, अदरवाइज़ अगर आप शामिल नहीं होते हैं तो आपका बिजली और लाइट काट दिया जाएगा। इंस्टेंटली ये मेरे साथ भी हुआ है। रिसेंटली वो कहते हैं कि पुट योर हैंड्स विद स्टैंड विद बीजेपी। मैं कहा वाई, मैं क्यों स्टैंड करूं बीजेपी के साथ। ये फोर्सफुली कहा गया कि आप ज़बरदस्ती शामिल हो। जो नलके पे पानी आ रहा था, जो लोग भर रहे थे, उनके सामने ये कहा गया। मेरे सामने रिसेंटली जो बात हुई है, उन्होंने टूटियां बंद कर दी हमारे सामने सबकी कि चलो फोर्सली, चलो शर्ट पहनो, अपने कपड़े पहनो और यहाँ चलो बीजेपी की रैली में शामिल हो। क्यों सर, क्या ये फोर्सफुली से इससे क्या हो जाएगा कि बीजेपी गवर्नमेंट आगे स्टैंड कर लेगा अपना जो 5 इयर्स का जो भी आपका स्टैंडर्ड पीरियड है वो आपका एक्सटेंड नहीं कर पाएगा। डेफिनेटली मैं चाहता हूं कि इसके ऊपर जो यहाँ के जो भी यहाँ के पार्षद अनिल दुबे, उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए डेफिनेटली। क्या वो हमें बिल्कुल भी इस काबिल समझते ही नहीं है। वो सुबह आए, ऐसे लगता है जैसे भीड़ बकरियों की तरह ज़बरदस्ती, चलो भाई आप भी चलो भाई, ज़बरदस्ती। वाई सर, क्यों जाऊँ मैं वहाँ पर? मेरा भी कोई स्टैंड है, किसी भी इंसान का कोई स्टैंड होता है यहाँ पे, तो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। डेफिनेटली बीजेपी के खिलाफ एक्शन होना चाहिए, मैं इससे एग्री होता हूँ। ठीक है। हाँ जी, संजय लेबर कॉलोनी, भारत नाम है मेरा। वो आए तो जबरदस्ती नल के पास से, चलो भीड़ में चलो। अनिल दुबे, संजय टंडन जबरदस्ती कर रहे थे नल के पानी के साथ, कहते पानी कटवा देंगे, लोग गिरवा देंगे, स्टे मिल गया तो लोग ऐसे है वैसे फला काम धमका रहा, हम धमके दे रहा कटवाने का पानी बिजली। धक्का मुझे चलो रोड पर हमारे तक प्रचार करो। नाइट ड्यूटी कर गए, हम खाएँ बनाए कि प्रचार में घूमे, बताओ। अगर आगे वो और तो धमके दे के जा रहा रोड पे। अब बात पंजाब की। पंजाब के रसूखदार तलवंडी परिवार से जुड़े अकाली नेता सरदार गुरजीत सिंह तलवंडी को आज सर्वसम्मति से ऑल इंडिया जाट महासभा का राष्ट्रीय सचिव नियुक्त किया गया। इस संस्था के 125 साल पुराने इतिहास में वे सबसे कम उम्र में ये उपलब्धि हासिल करने वाले पहले नेता हैं। कहा जा रहा है कि उनकी नियुक्ति से पंजाब में लोकसभा चुनाव में शिरोमणि अकाली दल बादल को लाभ मिलना तय है। वर्ष 1907 में सर छोटू राम द्वारा स्थापित अखिल भारतीय जाट महासभा जाट समुदाय की सबसे पुरानी और बड़ी प्रतिनिधि संस्था है। सरदार गुरजीत सिंह तलवंडी अकाली दिग्गज और पूर्व SGPC अध्यक्ष जत्थेदार जगदेव सिंह तलवंडी के पोते हैं और वर्तमान में शिरोमणि अकाली दल के महासचिव हैं। इसके अलावा फतेहगढ़ साहिब में अकाली दल के चुनाव प्रभारी भी हैं। आज सरदार गुरजीत सिंह तलवंडी ने चंडीगढ़ प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। सुनिए उन्होंने क्या कहा।
ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਕੇਸ਼ ਟਕੈਚ ਸਾਹਿਬ, ਯੁੱਧਵੀਰ ਜੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਹਰਪੁਰਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਸਟੇਟ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਆਏ ਨੇ ਦਾਸ ਦਾ ਮਾਣ ਵਧਾਉਣ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਸਨੇਹ ਤੇ ਏਡੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਮੇਨ ਮਕਸਦ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਕਟਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੂਸਰਾ, ਇਹ ਜਾਟ ਮਹਾਸਭਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜੋ 1907 ਤੋਂ ਸਰ ਛੋਟੂ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਲਾਹੇਬੰਦ ਜਥੇਬੰਦੀ, ਜੋ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਮਰ ਕੱਸਾ ਕਰਕੇ ਜਾਟਾਂ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਹਕੂਕਾਂ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਸੜਕਾਂ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਜੇ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦਾ, ਜੱਟਾਂ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਖੜਨ ਨੂੰ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਖੜਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਬਰਾਦਰੀ ਚੋਂ ਹੀ, ਭਾਵੇਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਹੋਣ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਂਦੀ। ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣੀ ਦੇਸ਼ ਤੇ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ, ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ, ਜਿਹੜੀ ਡੇਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਤਕੜਾ ਕੀਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਵੀ ਜੱਟ ਜਿਹੜੀ ਬਟਾਲੀਅਨਸ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਜੱਟਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਰਾਦਰੀ ਜੋ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਹੜੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ 'ਚ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਕ ਬਣ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ, ਜੱਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜੀਏ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਨਾਤੇ ਤੋੜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਜਦੋਂ ਜਹਿਦ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾ ਕੇ ਖੜੇ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਸਿਧਾਂਤਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੂਗਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਆਪਣਾ ਅੱਗੇ ਰਹੂਗਾ, ਤੇ ਜੱਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਗੱਦੀ ਤੇ ਫੇਰ ਬੈਠੂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਅੰਨਦਾਤਾ ਬਣਾਇਆ, ਉਸ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਫੇਰ ਆ ਕੇ ਬੈਠੂਗਾ। ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ, ਕਿਸਾਨ ਉੱਥੇ ਰੁਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛੋਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਖੜੇ। ਇੱਥੇ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੇਚਾ ਪਿਆ, ਉੱਥੇ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਖੜੇ। ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਜੱਟ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਵੀ ਹੋ, ਉੱਧਰ ਵੀ ਹੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਆਪਣਾ ਹਰਪੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ 'ਚ ਲੈ ਕੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌਲੇਜ 'ਚ ਨਾ ਹੋਵੇ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਾਰਾ ਭੰਗ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਗਰ, ਕਈ ਐਕਟਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆਪਦੇ ਲਾਈਕ ਵਿਊ ਵਧਾਉਣ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਥਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਜਾ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ। ਕਈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ 'ਚ ਵੜ ਗਏ ਸੀ, ਨਾਨ ਸੀਰੀਅਸ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਨਸਲੀ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਜੱਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜਨ ਨੂੰ,
ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ? ਨੌਕਰੀਆਂ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨਸਾਫ ਤੇ ਰਾਖਵਾ ਕਰਨ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਕਨੋਮਿਕ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸੇਫਟੀ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲੀ ਜੱਟ ਸਟੇਟਸ, ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਲਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਭਾਵੇਂ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਲਾ ਲਓ, ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਜੱਟ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਜਾਟ ਲੀਡਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਾਜਸਥਾਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੌਧਰੀ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ। ਹੁਣ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਬੰਨ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਕੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਬੜੀ ਖੋਜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਇਹ 'ਚ ਬਰੀਕੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਛੋਟੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ, ਤੁਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪਿਕਚਰ, ਲਾਰਜਰ ਪਿਕਚਰ ਦੇਖੋ। ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਜੱਟ ਨੂੰ ਵੀਕ ਕਰ ਰਹੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੀਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ, ਸਾਡਾ ਕਿਸੇ ਬਰਾਦਰੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੀ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਜੱਟ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜੱਟ ਨੂੰ पहल ना मिली, फिर कितने मिलनी है कैलिफोर्निया। अब अंत में आज दो दुखद खबरें भी हैं। हरियाणा में आज लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग के बीच गुरुग्राम की बादशाहपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय विधायक राकेश दौलताबाद का हार्ट अटैक से निधन हो गया। सुबह करीब 10 बजे अचानक तबीयत खराब होने पर उन्हें पालम विहार के कोलंबिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। 3 साल पहले कोविड में उनके छोटे भाई की मौत हो गई थी। बताया गया है कि विधायक राकेश दौलताबाद सुबह अपना वोट डालने के बाद अपने फार्म हाउस पर आराम करने के लिए चले गए थे। वहीं अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी समेत तमाम राजनेताओं ने विधायक राकेश दौलताबाद के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। इधर चंडीगढ़ कार डीलर्स एसोसिएशन के प्रधान गुलशन कुमार का शुक्रवार रात को निधन हो गया। आज सेक्टर 25 स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। बताया गया है कि गुलशन कुमार पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। चंडीगढ़ कार डीलर्स एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि गुलशन कुमार के निधन के शोक में कल रविवार को चंडीगढ़ का कार बाजार बंद रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। चुनावी गतिविधियों के नए अपडेट्स के साथ कल आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।